नमस्कार। जागरण न्यू मीडिया के लोकप्रिय कार्यक्रम जागरण डायलॉग्स में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम विशेषज्ञों के साथ ऐसे विषयों पर चर्चा करते हैं जो आपके फायदे से जुड़ी होती है। बात आर्थिक फायदे की हो और उसमें शेयर बाजार की चर्चा न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बीएसई के संवेदी सूचकांक सेंसेक्स ने आज फिर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। सुबह के कारोबार के दौरान इसने 55,688 का स्तर पार किया है। मुनाफा कमाने का यह एक अच्छा समय हो सकता है, लेकिन क्या शेयर बाजार में निवेश का यह सही समय है? अगर हाँ, तो किन शेयरों में निवेश करने से आपको भविष्य में मुनाफा मिल सकता है? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट्स इन्वेस्ट सॉफी के सीईओ आशीष कपूर और शेयर बाजार के विशेषज्ञ विपुल वर्मा जी के साथ। और मैं हूं मनीष मिश्रा। नमस्कार, मेरा नाम है वरुण शर्मा। मैं हूं आपका को-होस्ट। मनीष जी, शुक्रिया मेरे को पास ऑन करने के लिए। मैं अपने दोनों गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे जागरण डायलॉग्स के स्पेशल इंटरेक्शन में, जिसमें हम इन्वेस्टर्स को सजेस्ट करेंगे कि व्हाट आर द थिंग्स दे शुड कीप इन माइंड ड्यूरिंग इन्वेस्टिंग, और किस तरह से सही सेक्टर का चुनाव किया जाए, किस तरीके से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या सही रहेगा उनके लिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसी से अपने सवालों का सिलसिला मैं शुरू करता हूं। विपुल जी, पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। तो स्टॉक मार्केट की जब बात करते हैं तो सबसे पहले लोगों को लगता है कि मुझे इन्वेस्टमेंट शुरू करना है किसी तरीके से। तो शुरुआत करते हैं उस बंदे के लिए कि जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू करना चाहता है। तो क्या तरीका है उसके लिए और क्या चीजें उसे ध्यान में रखनी चाहिए एज अ फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर? स्टॉक मार्केट में या किसी भी इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करने से पहले द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इज नो योरसेल्फ। आप अपने आप को देखिए, आपकी क्या पैरामीटर्स हैं इन्वेस्टमेंट्स के, उनको जज करने के बाद, जैसे आपके इन्वेस्टमेंट की समय सीमा क्या है, आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है, और आपके पास इन्वेस्टेबल सरप्लस की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से मेरा मतलब है कि अगर आप ये पैसा शेयर बाजार में लगाने जा रहे हैं तो आपने किसी और अवसर का आपने उसको छोड़ा है, उसकी कॉस्ट क्या है। अगर आपका रिस्क प्रोफाइल लो है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी हाई हो जाती है। इसलिए इन चीजों को ध्यान रखना जरूरी है। अगर मैं बात करूं आज के सिनेरियो की, स्टॉक मार्केट के सिनेरियो की, मेरा ये मानना है कि ये वक्त ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई बहुत उत्साहित होने की आवश्यकता हो। ये बहुत ही सीजन्ड इन्वेस्टर्स के लिए तो मैं कह सकता हूं कि मुनासिब समय हो सकता है, जिन्होंने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और उनका काफी लंबे समय से निवेश चला आ रहा है और उनका पोर्टफोलियो काफी बैलेंस्ड है। लेकिन जिसको इस समय इन्वेस्ट करना है उसके लिए मेरे हिसाब से समय बहुत उपयुक्त नहीं है। एक अच्छे लंबे करेक्शन का इंतजार करना चाहिए और फिर मार्केट में एंट्री करनी चाहिए। ये मेरा जो सुझाव है, ये जैसा आपने सवाल पूछा, ये फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स के लिए है। और अगर उन्हें इन्वेस्ट करना भी है तो उनको अच्छे आईपीओ का रूट लेना चाहिए, या फिर डायरेक्ट शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने की जगह ऐसे अच्छे म्यूचुअल फंड्स में जाना चाहिए जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और जो बैलेंस्ड जिनका व्यू है। आशीष जी, अभी तो शेयर बाजार में लगातार तेजी देखी जा रही है। इस तेजी की क्या वजह है, पहला? दूसरा, कि क्या आपकी नजर में मार्केट में जो रैली आई है अभी, वो स्टेबल रहेगी? देखिए, मार्केट में मेरे मुताबिक अभी रैली स्टेबल रहेगी। और जैसे हमने बताया कि मतलब कारण ये है कि प्रमुख कारण ये है कि जो हिस्टोरिकली हमने देखा है कि जो भी मेजर क्राइसिस होता है वर्ल्ड में, इससे 100 साल पहले जो स्पेनिश फ्लू आया था, उसके बाद अगर आप देखें तो रोरिंग ट्वेंटीज आई थी। रोरिंग ट्वेंटीज में क्या हुआ था कि वो पूरा जो दशक था उसमें बहुत आर्थिक प्रगति हुई, क्योंकि जब भी क्राइसिस खत्म होता है तो एकदम से स्पॉट आता है इकोनॉमी में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, और उसी के कारण शेयर मार्केट में भी उसका रिफ्लेक्शन उससे पहले ही आना शुरू होता है। सिमिलरली हमने देखा कि जो वर्ल्ड वॉर थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद भी हमने 10-15 साल काफी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ देखी वेस्टर्न वर्ल्ड में खास करके। तो इसलिए ये ही अपेक्षा है कि अब जैसे ही ये क्राइसिस, कोविड क्राइसिस खत्म होगा तो उसके बाद 5-7 साल काफी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, पूरी दुनिया में आएगी और हिंदुस्तान में भी आएगी। तो उसकी अपेक्षा में हम, क्योंकि शेयर मार्केट पहले से ही डिस्काउंट करके चलता है, तो एक तरह से जो फियर था कोविड का वो लास्ट ईयर ये मार्च अप्रैल में जब डिस्काउंट हो गया,
उसके बाद जो इकोनॉमिक ग्रोथ इस क्राइसिस के बाद आएगी, चाहे वो 2022 के बाद आए या 23 के बाद आए, पर जो वो 5-7 साल की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको शेयर मार्केट पहले डिस्काउंट कर रहा है। तो ये एक प्रमुख कारण है तेजी का, और मेरे मुताबिक ये अभी तेजी बनी रहेगी, क्योंकि ये जो 5 to 7 ईयर का इकोनॉमिक साइकिल है उसको अभी भी पूरा डिस्काउंट नहीं हुआ होगा। अभी मार्केट में मेरे मुताबिक और अपसाइड है, जो कि डेफिनेटली प्ले आउट करनी चाहिए। जो जिस स्पीड से मार्केट चली है वो स्पीड शायद इतनी तेज ना चले आगे अगले 2-3 सालों में, बट डेफिनेटली मार्केट का अभी बुल मार्केट को अभी और काफी देर चलना है, काफी और लेग्स हैं इसके पास। और मेरे मुताबिक इसके साथ एक और जुड़ी हुई जो चीज है वो है लिक्विडिटी, क्योंकि एक प्रमुख कारण जैसे बताया इस इकोनॉमिक ग्रोथ को डिस्काउंट कर रहे हैं, और दूसरा क्योंकि लिक्विडिटी काफी अच्छी पंपिंग हुई है हर जगह पे, खास करके यूएस और बाकी विकसित देशों में, तो उसलिए सारी ही एसेट प्राइसेस पे उसका इफेक्ट आ रहा है और वो शेयर मार्केट में भी आ रहा है। और मेरे मुताबिक ये दोनों चीजें चलनी है, और मार्केट में अभी भी काफी समय और बुल मार्केट रहने की उम्मीद है। सेंसेक्स का टारगेट सर आप क्या देखते हैं इस साल के अंत तक? देखिए मेरे मुताबिक अब ऐसे 3-4 महीने का टारगेट लेना बड़ा मुश्किल है, बट मेरे मुताबिक एक जो निफ्टी का 21,000 का टारगेट है, जो कि यहाँ से तकरीबन आप मान सकते हैं कि अबाउट 5,000 पॉइंट और है, 21,500 तक आप ले सकते हैं टारगेट। तो 5,000 पॉइंट और है, जो कि निफ्टी का अगर आप चले तो 30% से भी और अपसाइड है, तो आप उसको इक्विवेलेंट ही आप बीएससी को भी कर सकते हैं। सो अराउंड 30% और अपसाइड है, जो कि जरूरी नहीं कि इस साल होगी। मोस्ट प्रोबेबली इट विल प्ले आउट इन द नेक्स्ट 12 to 18 मंथ्स। तो अगर आप एक 12 से 18 महीने तक का व्यू लें तो यहाँ से 30% और अपसाइड दिख रहा है इंडेक्सेस में, जो कि ये टारगेट डिपेंड करता है, अगर जल्दी भी अचीव हो सकता है अगर लिक्विडिटी ठीक रही और कोई ऐसा नेगेटिव डेवलपमेंट नहीं हुआ, और करने को थोड़ा टाइम भी लगा सकता है, 12 से 8 महीने भी लगा सकता है। टाइमिंग करना लाइक ऐसे बिल्कुल ऐसे एक्यूरेट टाइमिंग करना इम्पॉसिबल है, पर आप मान के चल सकते हैं कि इमीडिएटली बिफोर कोई मेजर करेक्शन या हर्डल आए यहाँ से 30% और अपसाइड आने की उम्मीद है। जी जी। मेरा अगला सवाल विपुल जी आपसे है। सो जैसे आशीष जी ने अभी बताया निफ्टी का टारगेट, तो काफी रिपोर्ट्स और काफी स्टडीज में ये भी एक आ रहा है कि मे बी बाय 2025 हम लोग सेंसेक्स का जो 1 लाख वाला मार्क है शायद वहां तक पहुंच जाए। बहुत ऑप्टिमिस्टिक है और काफी बड़ा नंबर है। तो मैं इसमें एक चीज आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में, जो पिछले 3 साल से, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पिछले 2 साल में काफी अपना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, तो उनको स्टॉक मार्केट में मेंटेन रहने के लिए डाइवर्सिफिकेशन कितना उनके लिए इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। कि मेरा जो मानना है मार्केट को लेके वो बहुत मेरा पॉजिटिव या बुलिश आउटलुक नहीं है। मतलब आई वुड लाइक टू बी वेरी वेरी क्लियर हियर। और मैं बहुत मेरा ये मानना है कि जब तक मार्केट में अच्छे लंबे करेक्शन नहीं आएंगे तब तक तेजी नहीं चलेगी। मैं कपूर साहब से ये इत्तेफाक रखता हूँ कि लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है, और स्पेनिश फ्लू के बाद जो हुआ था वो दुनिया ने देखा, लेकिन स्पेनिश फ्लू के बाद एक द ग्रेट डिप्रेशन भी आया था जिसने दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को तबाह करके रख दिया था। मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में एक अंडरटोन बुलिश जरूर है, बिकॉज इट इज बीइंग चेज्ड बाय अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी, बहुत पैसा मार्केट में लग रहा है, लेकिन फंडामेंटल्स जो है मार्केट उससे बहुत आगे भाग रहा है। चाहे वो वैल्यूएशन के हो, या फिर डिमांड सप्लाई का हो, या इन्फ्लेशन का हो, या रियल जीडीपी ग्रोथ का हो, ये फैक्टर्स को अभी बैलेंस आउट होना होगा अगर मार्केट को आगे बहुत तेजी से चलना है। ये बात भी सही है कि बाजार की रफ्तार एक ही तरह की नहीं रहेगी, उतार चढ़ाव आएंगे, और जो गोल्डन फेज था वो शायद निकल चुका है, थोड़ा कंसोलिडेशन, थोड़ा फॉल रहेगा। लेकिन जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उनको चर्निंग ऑफ पोर्टफोलियो जरूर करना चाहिए, ऐसे स्टॉक्स में से निकलना चाहिए जिसका टाइमिंग के हिसाब से, जिनका जिनमें प्रॉफिट बुकिंग का समय है, और कुछ अच्छे नए ऐसे प्रॉमिसिंग स्टॉक जो हर मार्केट के फेज में होते हैं, इसमें एंट्री लेनी चाहिए।
या फिर जो ऑलरेडी करेक्ट हो चुके हैं। लेकिन एक पोर्टफोलियो में बैलेंस की बहुत जरूरत है। ऐसे स्टॉक्स भी होने चाहिए जो अच्छे डिविडेंड पेइंग हो, जिससे कि रिस्क रिटर्न जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो आपके पोर्टफोलियो का एक अच्छा रहे। और हाई लेवरेज स्टॉक्स भी ऐसे होने चाहिए जो कि आपको अच्छे रिटर्न दे सके। जी जी, but sir, do you see Sensex at 1 lakh by I definitely 2025? don't see that. Okay. I definitely don't see that, and I want to say that very clearly. आशीष सर, आपने बताया कि मार्केट में तेजी आएगी, सबको उसका फायदा भी मिलना चाहिए। ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं आपकी नजर में जो मतलब कमिंग ईयर्स में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, और इन सेक्टर्स को अगर जब चुनना हो तो उसका बेस क्या होना चाहिए? तो सेक्टर्स मेरे मुताबिक काफी परफॉर्मिंग रहेंगे। अभी मार्केट एक तरह से नैरो रेंज में आ रहा है, बट इसको दोबारा ब्रॉड बेस हो जाएगा। जो सेक्टर्स परफॉर्मिंग हैं अभी मेरे मुताबिक आईटी सेक्टर के अभी हमने देखा है जो लार्ज स्टॉक्स है उनमें अच्छे परफॉर्मेंस रही है, पर आगे चलकर इसमें मिड कैप्स आईटी के जो अच्छे बेलवेदर स्टॉक्स हैं, मिड कैप्स स्मॉल कैप्स, उनमें भी अच्छी तेजी आनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो आईटी का मतलब सिर्फ जो सॉफ्टवेयर है उसको ना लें, अगर पूरा डिजिटल थीम लें तो बहुत और अपॉर्चुनिटीज आगे चल के आएंगी। और खास करके जोमेटो की लिस्टिंग के बाद एक तरह से पूरा ई कॉमर्स का जो सेगमेंट है उसमें हम आगे चल के काफी अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। तो एक ई कॉमर्स और डिजिटल की थीम है जो कि मेरे मुताबिक काफी प्ले करनी चाहिए और आगे चल के काफी इसमें अपॉर्चुनिटीज आएंगी। इसके अलावा ब्रॉडली कमोडिटी साइकिल हालांकि काफी चल चुका है, पर कमोडिटी में अभी भी और काफी आएगा। कमोडिटीज के अंदर एक बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, मेटल्स आ जाते हैं, फेरस नॉन फेरस दोनों, शुगर जिसमें कि इथेनॉल का साइकिल प्ले आउट करेगा। अब शुगर स्टॉक्स को मोर और लेस आप इथेनॉल प्लेस मान के चल सकते हैं, क्योंकि जो जिस तरह से जो गवर्नमेंट की अब पॉलिसीज आई हैं, इथेनॉल प्रोडक्शन में इन शुगर कंपनीज का ज्यादा फायदा होगा और ज्यादा वॉल्यूम आएगी। तो इथेनॉल की जो स्टोरी है वो आगे काफी चल रही है। तो ये एक और सेक्टर जिस पे नजर रखनी चाहिए। केमिकल्स में काफी तेजी हम देखते आ चुकी है, पर केमिकल्स भी अभी कुछ और साल चलेगा जैसे जैसे चाइना की प्रोडक्शन शिफ्ट होके यहाँ पे आएगी। इसके अलावा जो कि थोड़ा से बिटन डाउन सेक्टर्स हैं जैसे कि इंफ्रा एंड कैपिटल गुड्स, उनमें भी आगे चल के जिस तरह से गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, दोबारा तेजी आएगी, तो उसमें भी चुनिंदा स्टॉक्स आपको अच्छा रिटर्न देके जाएंगे। एंड फाइनली आई थिंक आपका जो बैंकिंग का स्पेस है इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो उसमें भी आपके जो स्टॉक्स ऑलरेडी पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, पर आगे चल के मेरे मुताबिक काफी मिड कैप बैंक्स एनबीएफसीज भी वापस आएंगी। एंड फाइनली इलेक्ट्रिक व्हीकल एक थीम है जो कि प्ले आउट करेगा। उसमें ना सिर्फ आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े स्टॉक्स बल्कि और जो चीजें जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जाएंगी या इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज में जाएंगी, उनमें भी काफी अच्छा एक थीम प्ले आउट होगा आगे चलकर। विपुल जी, इन्वेस्टर के लिए होराइजन कितना इम्पोर्टेंट करता है जब वो इन्वेस्टिंग की जब हम बात करते हैं? बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए एंटर करते हैं, बहुत सारे लोगों का लॉन्ग टर्म होराइजन होता है। तो इस होराइजन के बेसिस पे व्हाट आर द काइंड ऑफ स्टॉक्स एंड द सेक्टर्स यू रेकमेंड टू देम? टाइम होराइजन जो है वो दो चीजों पे मेनली डिपेंड करता है। एक तो आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स कितने टाइम पीरियड के हिसाब से, दूसरा मार्केट की क्या कैसी स्थिति है और मार्केट के रिटर्न्स की क्या संभावना है। बट फ्रॉम लेमैन्स पॉइंट ऑफ व्यू इफ आई से एक पोर्टफोलियो में इस तरह का एक पोर्टफोलियो का गठन करना चाहिए जिसमें कि शॉर्ट टर्म से के भी स्टॉक्स हो, जिनमें चर्निंग पॉसिबल हो, मूव आउट एक स्टॉक से दूसरे में और अच्छे स्टॉक्स में आगे आने के लिए जिसमें अपॉर्चुनिटीज हो, और कुछ लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी स्टॉक्स होने चाहिए। हिस्टोरिकली इफ यू सी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैव मेड मोर मनी, जिन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से प्लान किया। बट इसके पहला तो कारण ये, इसका जो पैरामीटर है वो तो ये आपके पास जो फंड्स अवेलेबल है वो कितने समय के लिए। अगर आपके पास 1 साल के लिए फंड्स हैं तो ऑब्वियसली आप 7 साल के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो अपने अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एंड अपॉर्चुनिटीज इन मार्केट दोनों का कॉम्बिनेशन के हिसाब से एक टाइम होराइजन डिसाइड किया जा सकता है। बट इन द बेस्ट सिनेरियो एक तीनों का, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म का कॉम्बिनेशन एक अच्छे पोर्टफोलियो में, ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी हो सकती है।
अगेन बेटर इज ए वेरी रिलेटिव टर्म, बिकॉज अगर मेरे पास सरप्लस इन्वेस्टमेंट फंड है, अगर मेरे पास मैं आपसे एक इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास अगर 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट फंड है, तो मुझे कोशिश ये करनी चाहिए कि ये एक सेफ इन्वेस्टमेंट हो, जिसमें मुझे रिटर्न भले ही कम आए, पर रिटर्न कुछ ना कुछ इसमें बना रहे, जो बाकी के अवेलेबल ऑप्शंस हैं, चाहे एफडीज हो चाहे डेट मार्केट हो, उससे एक बेटर रिटर्न रहे। तो दैट्स ए सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। नाउ इफ आई हैव एनीथिंग ओवर एंड अबव दैट, जिसको मैं थोड़ा रिस्क ले सकता हूं, तो इन्वेस्टमेंट इन इंडेक्स फंड्स इज नॉट अ बैड आइडिया। बट अगेन, मोर देन दैट, इट इज मोर इंपॉर्टेंट कि टाइमिंग क्या है। अगर आप बिल्कुल पीक पे इन्वेस्टमेंट फेज फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली इट विल बी अ गुड आइडिया टू वेट फॉर अ करेक्शन एंड टाइमिंग ऑफ द मार्केट के हिसाब से इसमें एंट्री लीजिए। बट यस, इन द शॉर्ट टर्म दे डू वेल। आशीष सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं टेलीकॉम सेक्टर के बारे में, खासतौर से जब वोडाफोन आइडिया का FY 21-22 Q1 का रिजल्ट आया है, जिसमें उसको 7,319 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा हुआ है। खासतौर से वोडाफोन आइडिया के जो शेयर होल्डर्स हैं, जिन्होंने शेयर में इन्वेस्ट किया हुआ है, उसके लिए आपकी क्या सलाह होगी? देखो, मेरे मुताबिक जो किसी भी इंडस्ट्री का अगर आप देखें, जो लूजिंग प्लेयर होता है उसमें बहुत रेयर चांस होता है कि उसमें रह के आपको फायदा होता है। तो इस टेलीकॉम सेक्टर में अब आप देखें, जो भी सिनेरियो प्ले आउट हो रहा है, कहना मुश्किल है कि वोडाफोन कैसे सर्वाइव करेगा, और अगर सर्वाइव कर भी जाएगा तो क्लियरली लूजिंग प्लेयर है। क्योंकि अगर आप मार्केट शेयर देखें, सब्सक्राइबर बेस देखें, सर्विसेज का स्कोप देखें, तो क्लियरली जो एज है वो भारती एयरटेल और जियो के पास है। क्योंकि सब्सक्राइबर बेस भी बढ़ रहा है, सर्विस रेंज भी बढ़ रहा है, नए नए के वैल्यू एडिशन सर्विसेज आ रही हैं, और क्लियरली दोनों कंपनीज के पास कैपेक्स की भी कैपेबिलिटी है, और कैपेक्स लाने की, और स्पेक्ट्रम लेने की, और सब और सर्विसेज में ऐड करने की, प्लस और सेक्टर्स और जो एरियाज हैं जो उन्होंने पहले कवर नहीं किए उसमें जाने की। वोडाफोन आइडिया का लगातार सब्सक्राइबर बेस लूज हो रहा है। कंपनी के पास क्षमता नहीं है कि अगर अगर और कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़े, जो कि सेक्टर में करना पड़ेगा आगे चल के होने के लिए, वो भी नहीं है। तो क्लियरली मेरे मुताबिक चाहे सस्ता लगे दाम, बट वोडाफोन आइडिया में नहीं रहना चाहिए। और अगर आप निवेशित हैं तो कोई भी अपसाइड को आए तो उसको एक तरह से आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी मानना चाहिए। और सेक्टर की जो ग्रोथ है वो डेफिनेटली वापस आई है, प्राइसिंग पावर भी वापस आ रही है। और जिस तरह से डिजिटल एक तरह से हम वर्ल्ड में जा रहे हैं, उसमें टेलीकॉम का बहुत स्कोप है, डेटा सर्विसेज का बहुत स्कोप है। और मैं समझूंगा कि दोनों, रिलायंस और भारती एयरटेल, दोनों इस चीज का एडवांटेज लेंगे। और प्योर टेलीकॉम प्लेयर के हिसाब से अगर देखा जाए तो भारती एयरटेल एक तरह से आउट परफॉर्मर आगे चल के भी रहेगा। तो उसमें मेरी बहुत पॉजिटिव राय रहेगी, उसमें हर डिप में खरीदारी करनी चाहिए, पर वोडाफोन आइडिया को हर राइस पे एग्जिट करना चाहिए। विपुल जी, हमारे एक दर्शक का सवाल फार्मा सेक्टर को लेके आया है। वो आपसे जानना चाहते हैं कि फार्मा सेक्टर का कैसा ओवरऑल आउटलुक रहेगा इन द कमिंग 2 to 3 years। इन द कमिंग 2 to 3 years। ओके। आने वाले 2-3 सालों में फार्मा का डेफिनेटली एक अच्छा आउटलुक रहेगा, और फार्मा में ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस भी बहुत सारे मिलेंगे। बट इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आप वैल्यूएशन को चेज करिए, मार्केट को नहीं। जनरली इन्वेस्टर्स गलती ये करते हैं, चलते हुए स्टॉक्स में पैसा लगाने की कोशिश करते हैं, और वो स्टॉक ऑलरेडी बहुत चल चुका होता है, उसके बाद नुकसान के बहुत खाने खुल जाते हैं। देखिए, इसमें बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स ऐसे रहे जो कि न्यूज के आधार पे, जिनमें बहुत तेजी से फॉल आया, चाहे वो बायोकॉन रहा हो और बिंदु फार्मा रहा हो, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं। और अभी हाल फिलहाल में डॉक्टर रेड्डी भी है। तो इसलिए आप वैल्यूएशन को चेज करके अगर चल रहे हैं, तो फार्मा में 2-3 साल में बहुत अपॉर्चुनिटीज आपके पास रहेंगी। बट वेट फॉर द राइट टाइम, वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी, डोंट चेज द मार्केट एंड लुक एट द वैल्यूएशन। आशीष जी, आपने ऑटो सेक्टर की चर्चा की, इलेक्ट्रिक व्हीकल की चर्चा की है। ये सच है कि 2021 में अभी तक ऑटो सेक्टर में काफी हलचल रही है। कई कंपनियों ने नई नई कारें लॉन्च की है, खासतौर से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। विदेशी ऑटो कंपनियों के साथ भी जो कंपटीशन है देसी कंपनियों का, वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ऑटो और ऑटो एंसिलरी सेक्टर का आउटलुक आपको कैसा नजर आता है? और वैसे कौन से स्टॉक हैं जो
मुनाफे का सौदा साबित हो सकते हैं आगे चल। देखिए, मेरे मुताबिक आपका जो ऑटो सेक्टर है, इसमें जैसे मैंने बताया कि जैसे ही ये इस क्राइसिस से बाहर निकलेंगे, स्पेंडिंग पावर काफी बढ़ेगी लोगों की, और उसका रिफ्लेक्शन पूरे कंजम्पशन स्पेस में आएगा, जिसमें ऑटोमोबाइल भी शामिल है। और मेरे मुताबिक आपका जो, अगर आप थोड़ा सा अगर हर इन्वेस्टर की अपनी एक तरह से प्रोफाइल होती है, तो मेरे मुताबिक टाटा मोटर्स, हालांकि काफी चल चुका है, थोड़ा चॉपी है स्टॉक, वोलेटाइल है, और टाटा मोटर्स में अभी भी बहुत स्कोप है ऊपर जाने का, क्योंकि टाटा मोटर्स एक तरह से आपका पूरा स्पेक्ट्रम कैप्चर कर रहा है, इंटरनेशनल मार्केट्स, कमर्शियल व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स, एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो आगे चल के ग्रोथ आना है, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छे दिग्गज कदम उठाए हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में जाने के। तो क्लियरली जहां तक हिंदुस्तानी कंपनीज का सवाल है, वो एक लीडरशिप ऑलरेडी उन्होंने ले ली है, लीडरशिप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। और क्योंकि जिस तरह से रिस्ट्रक्चर हो रही है कंपनी, और पॉसिबली जिस तरह से अगर मैनेजमेंट की अगर बात मानी जाए, तो कुछ सालों में डेट फ्री भी हो जाएगी। तो टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जिस पर जरूर नजर रखनी चाहिए। चॉपी चॉपी रहेगा, और अगर आप थोड़ा चॉपीनेस, वोलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हैं, तो मेरे मुताबिक अभी भी बहुत ज्यादा स्कोप है इस स्टॉक में ऊपर की तरफ जाने का। जहां तक ऑटो एक्सेसरी स्पेस का सवाल है, मेरी सिर्फ ये राय होगी कि आप इंजन से लिंक जो भी ऑटो एक्सेसरीज हैं उनको भी अवॉइड करें, क्योंकि आगे चलकर इसमें बहुत परिवर्तन आएगा जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉपुलर होंगे। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में चीजें रहेंगी, उसी पर आप फोकस करें, जो कि बॉडी पार्ट्स हैं, प्लास्टिक पार्ट्स हैं, ब्रेक है, रियर व्यू मिरर हैं, हॉर्न है, सेंसर्स हैं, ये सब चीजें, टायर्स हैं, ये सब चीजें वैसे की वैसे ही रहने वाली हैं। जहाँ पे इंजन पार्ट्स हैं, उसमें जो टेक्नोलॉजी का चेंज आएगा, उसमें कौन सी कंपनी सर्वाइव कर पाएंगी या कौन सी कंपनी प्रोग्रेस कर पाएंगी, उस पर अभी काफी प्रश्न चिन्ह है। तो जो भी ऑटो एक्सेसरी इंजन लिंक्ड पार्ट से डील कर रही है, उसको भी अवॉइड करें। जो कि बाकी पार्ट से डील कर रही हैं, जो कि एक तरह से सेक्युलर मतलब रहते हैं, कि चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल हो या इंटरनल कंबशन इंजन हो, उसमें रहती हैं मेनली प्लास्टिक पार्ट्स, अदर बॉडी पार्ट्स, टायर्स, मिरर्स, सेंसर्स, इन सब से जो जुड़ी चीज कंपनीज हैं, उन पर आप फोकस करें। मेरे मुताबिक वॉल्यूम इनमें ग्रोथ आने वाला है। और अगर आप कोई एक दो कंपनीज की अगर बात करें, तो एक स्टील स्ट्रिप्स एंड व्हील्स है कंपनी, जिसमें हमने निवेश भी किया हुआ है, काफी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस रही है। अलॉय व्हील्स में उनका एक क्लियर लीडरशिप है, तो वो एक स्टॉक है जो मेरी नजर में है, और मेरे मुताबिक अभी भी उसमें स्कोप काफी है आगे चलने का। विपुल जी, हमारे दर्शक का सवाल हमारे पास में आया है। ही वांट्स टू इन्वेस्ट फॉर द नेक्स्ट 15 इयर्स। उनका एक न्यूबॉर्न बेबी है, और उनके लिए ही वांट्स टू बिल्ड अ कॉर्पस बाय द टाइम वो अपने एजुकेशन के टाइम पे पहुंचे एंड ऑल दैट। उसके लिए ही वांट्स टू बिल्ड दैट फंड। सो ही इज आस्किंग विच इज अ बेटर वे फॉर हिम टू इन्वेस्ट। शुड ही गो डायरेक्टली इनटू द स्टॉक मार्केट, या म्यूचुअल फंड्स का रूट वो अपनाए, ताकि वो एक डिसेंट सम अपने पास में इकट्ठा कर पाए बाय द टाइम उनका बेबी अराउंड 17 और 18 इयर्स का होगा? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होराइजन है। और मेरा ऐसा मानना है कि उनको 50% इन्वेस्टमेंट अपना स्टॉक्स में और 50% म्यूचुअल फंड्स में, और म्यूचुअल फंड्स में डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड्स लें, और बैलेंस फंड्स में वो इन्वेस्ट करें, ताकि उनको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिल सके। और अगर स्टॉक मार्केट में इस तरह की तेजी चलती है और ये ट्रेंड बदस्तूर जारी रहता है, तो उनको उसका भी लाभ मिल सके। लेकिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए एक उनको डेफिनेटली स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। जैसे इंडियन ऑयल का स्टॉक है, मेरा मानना है कि इंडियन ऑयल का स्टॉक आपको एक लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छे डिसेंट रिजल्ट देख के जाएगा, अगर हम 15 साल का होराइजन रखें। आप आज भी अगर इसकी डिविडेंड यील्ड देखते हैं, तो वो मेरे ख्याल से 11 या 12% के करीब है। आज की तारीख में अगर 11 या 12% की डिविडेंड यील्ड अगर आपको किसी स्टॉक में मिलती है, तो वो दैट इज डेफिनेटली वेरी वेरी गुड। ऑयल प्राइसेस फोर्सिएबल फ्यूचर में, एक मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई बहुत स्लम्प आने वाला नहीं है। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी वर्ल्ड वाइड बढ़नी है, तो ऑयल हैज टू गो अप। तो इस तरह के जो स्टॉक्स हैं, उनको अपने पोर्टफोलियो का आधार बनाएं, ताकि अगर स्टॉक मार्केट की मूवमेंट का अगर वो फायदा नहीं उठा पा रहे हैं,
तो उनके डिविडेंड से की इनकम से उनका रिस्क कुछ हद तक मिटिगेट हो जाए। प्लस ऐसे स्टॉक्स ने कि जिसमें पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ बहुत ज्यादा, जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा ना चढ़ चुके हों, या जिनमें बहुत ओवर ऐसे स्टॉक में ना जाएं जिनका की बहुत जो फंडामेंटल्स से ज्यादा आप कह लीजिए सेंटिमेंट्स के आधार पे चल रहे हैं ऐसे स्टॉक्स। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जिसका कपूर साहब ने जिक्र भी किया था कि मिड कैप स्टॉक्स में चूंकि करेक्शन अभी आया है, तो आने वाले समय में मिड कैप का भी फ्यूचर बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले तो सेक्टर वाइज उनको ये देखना चाहिए कि जो ऐसे स्टॉक्स में जो लॉन्ग टर्म में उन्हें बहुत अच्छे रिटर्न डिविडेंड वाइज दे सकें, गुड डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स। थोड़े से ऐसे स्टॉक्स जिनमें अभी वैल्यूएशन के हिसाब से उनका इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जिसमें कुछ मिड कैप स्टॉक्स भी ऐसे हो सकते हैं और फ्रंटलाइन स्टॉक्स भी हो सकते हैं। बाकी 50% इन्वेस्टमेंट उन्हें म्यूचुअल फंड में करना चाहिए, जिसका एक मेजर चंक, आप कह सकते हैं 25% इन्वेस्टमेंट अगर वो बैलेंस फंड्स में रखते हैं तो उनके पोर्टफोलियो की बैलेंसिंग आउट अच्छी हो सकती है, और किसी भी स्टॉक मार्केट के सिनेरियो में उनके रिस्क रिटर्न्स का बहुत अधिक नहीं हो। हमारे दर्शक जो हैं वो आईपीओ को लेकर अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, और आशीष सर आपसे जानना चाहते हैं कि हाल ही में 4 कंपनियों के आईपीओ आए और उनकी लिस्टिंग भी हुई है। देवयानी इंटरनेशनल 57% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ, एक्सारो टाइल्स 5%, कृष्णा डायग्नोस्टिक्स 7%, और वहीं विंडलास बायोटेक की बात करें तो वो 5% डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ है। अभी कई आईपीओ पाइपलाइन में हैं, आने वाले हैं। तो ऐसे में जो इन्वेस्टर हैं, आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस तरह से कंपनी का चयन करना चाहिए, कैसे उनको अपना इन्वेस्टमेंट जो वो कर रहे हैं उस पर मुनाफा मिले, लिस्टिंग गेन हो, इसके कुछ टिप्स दीजिए। देखो, थोड़ा आईपीओ में लेके कंसर्न जरूर है, क्योंकि एक तो आईपीओ की जो वैल्यूएशन है वो बहुत एक्सपेंसिव आ रही है। तो मैं नहीं समझता क्योंकि बहुत अच्छा टाइम है आईपीओ में इन्वेस्ट करने का, क्योंकि आपकी वैल्यूएशन तकरीबन सारे ही आईपीओ की बहुत अग्रेसिव हो रही है। दूसरा, लिस्टिंग भी बहुत अग्रेसिव हो रही है। बट अब देखें, अगर आप पिछले कुछ महीनों पहले चेक करके देखें तो जो भी आईपीओ आए एग्रेसिव लिस्टिंग के बाद, ज्यादातर आईपीओ में हमने करेक्शन देखा। जैसे मिसेस वेक्टर फूड्स का जो आईपीओ आया, बहुत ज्यादा हुआ, लिस्टिंग बहुत ज्यादा गेन आया, फिर करेक्ट होकर अब काफी नीचे है उन ऊपरी स्तरों से। तो मेरे मुताबिक पेशेंस रखनी चाहिए, क्योंकि जो लिस्टिंग गेन में जो फ्रॉथ आ रहा है उसको चेंज नहीं करना चाहिए। ज्यादातर स्टॉक्स आपको, अगर आप वेट करें, थोड़ा 2-3 महीने वेट करें, तो आपको एक अच्छे वैल्यूएशन में मिल जाएंगे, और वहां पर फिर लेना भी इजी है, क्योंकि आईपीओ में इतना ओवर सब्सक्राइब हो रहा है कि अगर आपको अपनी कंफर्टेबल जो आपको लेना है वो उतना लेना है, तो उसको उसके बहुत ज्यादा गुना आपको डालना पड़ेगा, और या फिर बहुत ज्यादा फोलियोज बनाने पड़ेंगे ताकि हर फोलियो के अंदर थोड़ा थोड़ा आ जाए। तो मेरे मुताबिक आईपीओ को आप जरूर ट्रैक करें, पर अनलेस कोई आईपीओ अच्छी वैल्यूएशन पे आ जाए, आप आईपीओ को ट्रैक करके आप उसको सब्सक्राइब ना करें, क्योंकि फायदा नहीं है अभी सब्सक्राइब करने का, इतना ज्यादा उसमें फौत आ रहा है। आप उसको ट्रैक करें, जब भी वो लिस्टिंग के बाद करेक्ट करें, एक तरह से रीजनेबल वैल्यूएशन के पास आए, तब आप उसमें खरीदारी करें, तब आप खरीदारी करना भी इजी रहेगा, और आपका जो वैल्यूएशन कंफर्ट है वो भी रहेगा आपके पास। विपुल जी, इससे पहले मनीष जी इस डिस्कशन को रैप अप करें, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, 4 to 5 गोल्डन थंब रूल्स फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए वो क्या 4-5 गोल्डन थंब रूल्स होने चाहिए विच दे शुड फॉलो? तो मैं 2 भाग में बांट देता हूँ। जी। पहला तो रिलेटेड टू द इंडिविजुअल्स, और दूसरा जनरल गोल्डन थंब रूल ऑफ द मार्केट। ओके। सबसे पहला रूल, नो योरसेल्फ। जैसे आप किसी दूसरे से भिन्न है, उसी तरह से आपकी इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट भी किसी दूसरे से भिन्न है। नो योर टाइम होराइजन, कि आपको किस टाइम होराइजन के लिए आपको इन्वेस्ट करना है, एंड स्ट्रिक्टली प्लान फॉर इट। थर्ड, डेफिनेटली आप उस पर कुछ रिसर्च करिए, आप अपनी भी उस पर स्टडी रखिए। डोंट जस्ट ब्लाइंडली डिपेंड ऑन एनीबॉडीज एडवाइस, बिकॉज वो एडवाइस बहुत हद तक जनरल होंगी, आपके नीड के हिसाब से बहुत स्पेसिफिक नहीं होंगी। नंबर 4, ऑलवेज चर्न योर पोर्टफोलियो, डोंट जस्ट सिट ओवर इट। लोग लॉन्ग टर्म में वैसे लोगों को इसमें फायदा हुआ है कि उन्होंने शेयर खरीदे और भूल गए, और जब उन्हें याद आई या सो के जागे तो उनको उसमें बहुत लाभ हो चुका था, बट ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी नहीं है।
तो आप अपने पोर्टफोलियो को चर्न जरूर करिए एंड कीप योर आईज ओपन। हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज के लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट रखिए और समय रहते हुए, एंड नेवर बी अफ्रेड ऑफ कमिटिंग ए मिस्टेक एंड रियलाइजिंग दैट यू हैव कमिटेड ए मिस्टेक। अगर आपसे कोई किसी भी इन्वेस्टमेंट में गलती हुई है तो डोंट वेट टू लॉन्ग, cut it and move on. I think these are the golden rule. But for the stock market, I think this is interesting because मेरा आउटलुक बहुत पॉजिटिव नहीं है और मुझे लगता है कि जब तक मार्केट में एक अच्छा बड़ा करेक्शन नहीं आएगा, मार्केट का लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर पाना मुश्किल है। हो सकता है 2-3 महीने बाजार चलता रहे और लिमिटेड टाइम नैरो रेंज में बढ़ता रहे, लेकिन जो मैं ओवरऑल मार्केट के लिए गोल्डन रूल की बात कह रहा हूँ, ध्यान रखने वाली बात है कि when there is a fall, because I am talking about the fall, when there is a fall, then there is a denial कि मार्केट गिर नहीं सकता, इसमें ये अच्छा है, इसमें वो अच्छा है और ये फंडामेंटल, we definitely find out n number of reasons for the to sustain कि मार्केट क्यों चले। जब वो डिनाइल की स्टेज खत्म होती है, then comes the measure, and when it falls further, then there is a urge to purge, means कि जब और फर्दर गिरता है तब देन कम्स द पैनिक कि बाजार तो अब 10,000 पे आ जाएगा और सब खत्म हो जाएगा, बेचो बाचो लोगों। इवन दैट इज आल्सो रॉन्ग। तो डोंट डू दोस मिस्टेक्स फर्स्ट ऑफ डिनायल। fall is a part of a market as the rises. Second, be very realistic about the levels and don't wait कि अब और गिरेगा तब हम एवरेज कर लेंगे और गिरेगा। There is nothing like averaging. You are buying a fresh. So I think first denial, then measure, and then urge to purge. All are the bad strategies for investing in a broader market. This is specific to the stock market, not to individual investors. ये हमारे दर्शकों को हमारे विशेषज्ञों ने आज बड़ी अच्छी सलाह दी। मार्केट पे हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के व्यू जो हैं वो अलग अलग हैं। एक का कहना है, विपुल जी कहते हैं कि मार्केट में करेक्शन हो सकता है। आशीष जी मार्केट को लेकर बुलिश हैं कि इसमें लगातार तेजी बनी रह सकती है। कुछ शेयरों की सलाह भी दी, कुछ सेक्टर्स की सलाह भी दी गई है और हमारी सलाह होगी दर्शकों से कि आप इस शेयरों में, इन सेक्टर्स में निवेश करने से पहले अपने निवेश सलाहकार की सलाह जरूर ले लें। जागरण डायलॉग्स में हम हमेशा ही आपके फायदे की बात करते हैं। मार्केट नई ऊंचाई छू रहा है तो इस दौरान इससे मार्केट से आप कैसे मुनाफा कमा सकते हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों ने, हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया और इसके बारे में विस्तृत जानकारी पाने के लिए आप जागरण.com पर इसका आलेख भी पढ़ सकते हैं। साथ ही जागरण.com के यूट्यूब चैनल पर आप इसका वीडियो भी देख सकते हैं। आप दोनों अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत बहुत धन्यवाद।